नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जिनका पेपर अभी 5, 6 अगस्त, इसके अलावा साथियों 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11, 12 अगस्त को, इसी तरह आगे 25 अगस्त तक है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, उनके लिए आज की इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके साइंस के रहेंगे और 50 क्वेश्चंस आपको करेंट अफेयर्स के करवाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है आगामी जिनका शिफ्टों में पेपर है उनके लिए, तो क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चंस लिया है जहां से रेलवे क्वेश्चंस पूछ रहा है आने वाले शिफ्टों में। अब आगे रेलवे आपसे क्या पूछ सकता है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को कंप्लीट देखिएगा। जिनका पेपर बाकी है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि इसी में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें, जो मैंने करंट अफेयर्स के क्लासेस करा दिया है, एक मैंने 275 क्वेश्चंस का कराया है अभी रिसेंटली, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के क्वेश्चंस है। एक 100 क्वेश्चंस का क्लास कराया है, फिर एक 100 क्वेश्चन का क्लास कराया है। ये 3 क्लास अगर आप देख लेते हो तो केवल इन 3 ही क्लासों से आपके 10 नहीं, 10 से ज़्यादा यार, 12 से 15 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स 2026 के ही पूछे जा रहे हैं। तो उन क्लासों को जरूर देख लेना, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी ये सब क्लासेस भी आपको देखने ही है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भाई, कौन भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो अजय कोचर। अजय कोचर करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ये भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, याद रखिएगा। और अभी भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखना, कृष्णा स्वामीनाथन जी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में कौन भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो हाल ही में भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो याद रखेंगे सिक्किम। सिक्किम जो है ये भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य है साथियों, याद रखना। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी श्याम लाल मीना का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? यह श्याम लाल मीना, इनका संबंध था तीरंदाजी से, अभी इनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया, याद रखिएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बशीर चंद्र का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे? ये बशीर चंद्र जी हैं, इनके अभी निधन हो गया 91 वर्ष की आयु में। ये कौन थे? तो भारत के जाने माने एक शायर थे साथियों, शायरी किया करते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, शायर। कौन व्यक्ति हाल ही में उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं? तो देखिएगा, उड़ीसा राज्य के नए राज्यपाल अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, हरिबाबू कंभलपति। ये है हरिबाबू कंभलपति, उड़ीसा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में डीके शिव कुमार किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो डीके शिव कुमार जो है ये 18वें मुख्यमंत्री बने हैं, और किस राज्य के? तो याद रखेंगे कर्नाटक के। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में कौन पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है? तो साथियों, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनी है? तो नीलम मीना, याद रखिएगा। नीलम मीना जी जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य की अभी पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम खुला है? बताइएगा, भारत के किस राज्य में पहला निजी मेडिकल म्यूजियम खुला है? तो केरला में, केरल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जहां पर पहला निजी मेडिकल म्यूजियम खुला है? तो केरल में, केरल करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को दुनिया भर में, ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की? तो बताइएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को दुनिया भर में विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की? तो 25 मई को, 25 मई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस मैं वही करवा रहा हूं जहां से रेलवे आपसे पूछ रहा है, जिन जिन टॉपिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2026 दिए गए? बताइए, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2026 दिए गए हैं? तो भाई याद रखना, कुल 131 हस्तियों को। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर वर्ष पूरी दुनिया में विश्व थायराइड दिवस ये कब मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया में विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ भी आपका होगा 25 मई को। और अभी मैंने आपको बताया था 25 मई को जो है यूनाइटेड नेशंस
ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो 25 मई को ही। आगे देखिए, प्रतिवर्ष 23 मई को किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो 23 मई को जो है ना विश्व कछुआ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन भारत के अब तक के सबसे तेज धावक बने हैं? तो देखिए, गुरिंदरवीर सिंह, जिन्होंने 10.09 सेकंड में अपना 100 मीटर का दौड़ पूरा किया। हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? बताइए, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है जो भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? तो स्वीडन। याद रखेंगे, स्वीडन करेक्ट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसे बीएसएफ में नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ में नए उप महानिरीक्षक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र कुमार झा जी को। सुरेंद्र कुमार झा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो साथियों, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक अभी गुणवीर सिंह जी को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, गुणवीर सिंह करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे, 22 मई। किस देश की लेखिका यांग सुआंग जी ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीता है? देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 को किसने जीता है? तो यांग सुआंग जी ने। ये किस देश की हैं? तो याद रखेंगे, ताइवान की हैं, ताइवान। अगला सवाल देख लेते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो बताइएगा, आधार जो है UIDAI के नए सीईओ अभी कौन बने हैं? तो सौरभ विजय जी। सौरभ विजय राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्वीडन ने। स्वीडन का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, इससे अभी मोदी जी को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई? तो बताइएगा, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो झारखंड में। झारखंड। हाल ही में अली फाली कादिम अल जेदी ये किस खाड़ी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अली फाली कादिम अल जेदी जो है, याद रखेंगे, इराक देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में 16 मई 2026 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों, 16 मई 2026 को इनमें से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जिसने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम ने। भाई, सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक माह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है महिलाओं को? तो देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर को अप्रैल 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान अप्रैल 2026 के लिए किसे मिला है? तो देखिए, लॉरा वोलवाइट्स को, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो देखिए, करेक्ट आंसर बांग्लादेश के नाहिद राणा को। नाहिद राणा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वी.डी. सतीशन केरलम राज्य के अब तक के कौन से वे मुख्यमंत्री बने हैं? तो वी.डी. सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और ये कितनेवें नंबर के मुख्यमंत्री हैं केरल के? तो 13वें। केरल का नया नाम केरलम है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में एन रंगास्वामी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अब तक के कौन से भी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा, 5वीं बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में इंटरनेशनल नर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। हाल ही में रुमेन रादेव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, रुमेन रादेव जो है ना अभी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बुल्गारिया के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों।
अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो अशोक कुमार पांडा। अशोक कुमार पांडा करेक्ट है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मई महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 तारीख को या 11 मई को मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं या 27वें प्रमुख बने हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एन.एस. राजा सुब्रमणी भारत के अब तक के कौन से वे CDS अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? याद रखिएगा तीसरे। देखिए, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी क्लास को जरूर लाइक करिएगा साथियों, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हाल ही में सी जोसेफ विजय भारत के किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो सी जोसेफ जो है भारत के किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो तमिलनाडु के। इनकी पार्टी का नाम ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है टीवी के, आप याद रखेंगे। देखिए, हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? तो भाई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, असम के। कौन व्यक्ति हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो शुभेंदु अधिकारी। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए शशि शेखर वेम्पत्ति जी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस बैडमिंटन टीम ने भाई थॉमस कप 2026 जीता है? तो थॉमस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? चीन ने। और याद रखना उबेर कप, ठीक है, उबेर कप जो कि महिलाओं का बैडमिंटन होता है, ये किसने जीता है? तो ये साउथ अफ्रीका ने जीता है। अच्छा साथियों, अभी 2026 में ये जो थॉमस कप और उबेर कप आयोजित किया गया था, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो याद रखना डेनमार्क में, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में मातृ दिवस यानी मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मदर्स डे की बात करें तो मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। देखो, मई महीने के दूसरे रविवार को। अगला, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई। हाल ही में झारखंड के किस जिले को देश का पहला मोती फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया है? तो याद रखना हजारीबाग जिले को, ठीक है। झारखंड के किस जिले को देश का पहला मोती फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया? तो भाई हजारीबाग। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के किस दिन मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, कोई भी तिथि फिक्स नहीं होती है। हाल ही में 1 मई के दिन भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 1 मई के दिन भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात ने। महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। किन 2 भारतीयों को वर्ष 2026 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं? तो प्रसार भारती के नए चेयरमैन जो बने हैं वो है प्रसून जोशी जी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन भारत की पहली पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों सिक्किम। कौन व्यक्ति हाल ही में टी रविशंकर के स्थान पर RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो रोहित जैन। रोहित जैन जो है टी रविशंकर जी के स्थान पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो अनुग्रह नारायण दास जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस के अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं साथियों, जहां से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपके पेपर में। ध्यान से देखिए, एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो भाई निकालिए। देखो यहाँ पर अवतल दर्पण के बारे में बोला जा रहा है, तो देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। तो f का मान दिया हुआ है साथियों 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है इसीलिए f का मान -15 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने
30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी u का मान भी 30 लेंगे, लेकिन u का मान तो हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, तो -30 सेंटीमीटर होगा। और आपको b का मान निकालना है बेसिकली, तो मान रखते जाइए, ठीक है। 1/f यानी 1/15 या फिर -1/15 हम कह सकते हैं, बराबर 1/u, ठीक है। तो 1/u का मान कितना दिया हुआ है, तो -30 यानी -1/30 प्लस 1/v, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो 1/v इक्वल टू हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा आपका, तो भाई एक तो आपका हो जाएगा 1/30 और इधर -1/5, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा ना साथियों, यहाँ पर स्पेस नहीं है, सिंपल सा है, सारा तो बता ही दिया। सॉल्व करोगे तो -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, -30 मीटर जो है आपका भी का मान निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HCOOH, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्यों में पाए जाने वाले सभी प्रकार की जंतु कोशिकाओं को निरूपित करता है। तो देखिएगा, मनुष्यों में पाए जाने वाले जो सभी प्रकार के जंतु उत्तक है, मपकना उत्तक है, वो कौन कौन से होते हैं। देखो, एक तो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, उपकला उत्तक, करेक्टिव टिश्यू होता है, एक मस्कुलर टिश्यू होता है और एक नर्वस टिश्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अगला सवाल है, नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का कार्य क्या होता है, यानी वास्ट डिफरेंस जो होता है नर जनन तंत्र में, उसका कार्य क्या होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। अगला सवाल है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार परिक्रमण करते हैं। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए, याद रखना विभिन्न कक्षाओं में, ठीक है, बिल्कुल विभिन्न कक्षाओं में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है, तो कोशिका में जो लाइसोसोम होता है ना, जिसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, इसकी भूमिका यही होती है कि ये बीजातीय पदार्थों का पाचन करता है, बीजातीय पदार्थों का पाचन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक है जो सामान्य परिस्थितियों में नीली और गैर कज्जौलीजलॉ यानी नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलती है। तो जो साथियों संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है, एथेनॉल। एथेनॉल जो है एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसीलिए ये नीली ज्वाला के साथ जलता है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, याद रखना वो पीली ज्वाला के साथ जलता है और उसमें जो है ना काली ज्वालित लौ भी उत्पन्न होती है। अगला, लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो करेक्ट आएगा साथियों, संतानों दोनों जनकों से जीन प्राप्त करती है भाई लैंगिक जनन में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मैं क्लास बिल्कुल फास्ट करवा रहा हूँ। देखो, धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, विद्युत अपघट्य से धारा प्रभावित करने पर, ठीक है, तो अशुद्ध धातु किसमें विद्युत अपघट में विलय हो जाते हैं। तो अशुद्ध धातु कहाँ पर जमा होता है, एनोड में, जिसको एनोड मड कहा जाता है। तो एनोड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि, ठीक है, टी जो है लंबे पौधे को दर्शाता है और स्मॉल टी छोटे पर प्रभावी है, और गोल बीज आर झुर्रीदार स्मॉल आर पर प्रभावी है, तो उस फोटो के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीज दर्शाता है। तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बोला क्या है कि उस पौधे के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीज को दर्शाता है। तो गोल बीज कैपिटल आर दर्शा रहा था और छोटा कौन दर्शा रहा था, तो स्मॉल टी। तो स्मॉल टी आर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल है जो 4 केजी के एक ब्लॉक पर माफ करना 20 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 4 केजी के एक ब्लॉक पर जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक, ठीक है, 5 सेकंड तक विराम अवस्था में कार्यरत है, ठीक है। तो ब्लॉक का अंतिम चाल क्या होगा, तो अंतिम चाल भी बराबर होता है u + at, गति का पहला समीकरण। लेकिन इस सूत्र के लिए आपको एक्सेलेरेशन चाहिए, तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन आप निकालेंगे। एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे, तो F = होता है m × a। F का मान आपको दे रखा है 20 न्यूटन, 20
बराबर m का मान है साथियों 4 kg और एक्सेलेरेशन आपको निकालना है। तो बेसिकली यहाँ a का मान आपका निकल के आ जाएगा जो कि 4 पंजे 20 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ये एक्सेलेरेशन का मान निकल के आ गया। अब देखिए अंतिम वेग आपसे पूछा है, तो प्रारंभ में जो वेग था उसको आप 0 मानिए, भी तो आपको निकालना है, v बराबर 0 प्लस a का मान अभी निकाले 5 आया और टाइम भी आपको दे के रखा है 5 सेकंड तक। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो 25 मीटर प्रति सेकंड आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए समभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? तो समभारिकों में कौन सा भिन्न होता है? परमाणु संख्या क्रमांक, परमाणु क्रमांक ये भिन्न होता है, बाकी इसमें द्रव्यमान संख्या जो है ये समान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में लिखा है प्रिज्म में यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो विक्षेपण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, ये तो सही है। बी में लिखा है प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समांतर होती है क्या? नहीं, गलत बात है। ये समानांतर थोड़ी होती है, वो तो साथियों वो तो डाइवर्ज होता है, ये हो जाती है ना। देखो विचलन कोण यहाँ पर लिखा है विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। प्रिज्म में जब आपतित किरण आधार की ओर आ रही होती है तो निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। बिल्कुल सही है। यानी गलत कौन सा है? तो बी गलत है, बी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए एक समान गति के बारे में कौन सा कथन गलत है भाई? तो देखिए एक समान गति के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए में लिखा है त्वरण शून्य होता है। एक समान गति में क्या त्वरण शून्य होता है? नहीं यार, शून्य कैसे होगा? ये तो आपका कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बोला है ना। तो देखिए एक समान गति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये तो सही लिखा हुआ है कि त्वरण शून्य होता है। ठीक है। बी में लिखा है गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है। नहीं, एक समान गति में गति थोड़ी बदलती, वो तो एक समान चाल से गति करती रहती है ना, ये बदलती रहती है। ये आपका गलत है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, वेग अपरिवर्तित रहता है क्या इसमें? हाँ, वेग अपरिवर्तित रहता है। पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। बिल्कुल, ये भी सही है। गलत चुनना था तो बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो अम्लीय माध्यम में साथियों मेथिल ऑरेंज का रंग जो है वो आपका लाल होता है और फिनोप्थिलीन जो होता है ना ये रंगहीन होता है और लिटमस लाल होता है। अम्लीय माध्यम में पूछा है तो याद रखना, अम्लीय माध्यम में जो मेथिल ऑरेंज का रंग होता है वो लाल होता है। फिनोप्थिलीन जो होता है ये रंगहीन होता है और लिटमस जो है वो लाल होता है। बी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिड वाले वर्णक पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं? तो याद रखना क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है भाई? ए में लिखा है क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है। गलत, ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। अंदर बोला है चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर। गलत, जहां रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। यार जहां रेखाएं पास पास होगी, एक बात बताओ, यहाँ पर एक मैग्नेट है, यहाँ पर एक मैग्नेट है, सामने सामने रखा है, तो क्या इनमें बल जो है कम लगेगा? नहीं, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ज़्यादा आकर्षण होगा। तो ये बात भी गलत है, यहाँ बोला है दुर्बल होता है। डी में लिखा है चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। ये सही है, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य लक्ष्य है? तो भाई वनों और जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता? बताइए इनमें से किसको कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? तो भाई यहाँ जितने भी कार्बोनेट होते हैं इनको तो कार्बनिक यौगिक माना ही नहीं जाता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म में ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है? तो देखो करेक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला सवाल है, एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है।
यदि हम g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले तो उस वस्तु को फेंके जाने के समय उसकी प्रारंभिक चाल कितनी है। प्रारंभिक चाल आपको बताना है कि प्रारंभिक चाल कितनी थी। तो गति का तीसरा समीकरण लगाइए ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो देखो v स्क्वायर बेसिकली v स्क्वायर नहीं, प्रारंभिक चाल u का मान निकालना है। ठीक है, तो v स्क्वायर v का मान कितना दिया हुआ है साथियों, v का मान तो कुछ भी नहीं दे के रखा है, चलो 0 मान लेते हैं। u का मान भी आप यहाँ पर जो है ना, एक सेकंड, उसकी प्रारंभिक चाल पूछा है, u का मान ही तो आपको निकालना है ना यहाँ। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से आपका जो है ना गति का तीसरा समीकरण ही लगाइए आप। v स्क्वायर बराबर, देखो v स्क्वायर बराबर u का मान तो आपका 0 है, 0 प्लस 2as। तो 2a का मान, एक्सेलेरेशन का मान 10 मानिए आप यहाँ पर, और विस्थापन कितना हुआ 20 मीटर, तो 20 लिखिए। इधर v स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, तो साथियों 2 दूनी 4, 400 हो रहा है। तो v का मान बेसिकली आपका कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है लेकिन उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो ये जो अनुपात है इसको जस्ट उलट देना, 4:1 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन t सेकंड में w जूल कार्य करती है, मशीन की शक्ति p वाट निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा सही रूप से दी गई है। तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, बिल्कुल, कितना काम किया बटा कितना समय में किया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल। प्रोटॉन कितना है 11, न्यूट्रॉन कितना है 12, दोनों को जोड़ दीजिए 23 आपका मान निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए क्या उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर बी। कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों से गमन करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, किसी विलयन को स्थायी तब कहा जाता है जब क्या हो। तो किसी भी विलयन को स्थायी कब कहा जाता है, जब वो अविच्छुबद्ध रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। बेसिकली देखो, जो समांगी मिश्रण होते हैं ना साथियों, उनको स्थायी कहा जाता है, स्थायी विलयन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल देता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला, मनुष्यों में वृक्कों का यथार्थ स्थान क्या है। तो मनुष्यों में जो वृक्क पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, देखिए करेक्ट आंसर होगा उदर में मेरुदंड के दोनों ओर। भाई ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है, वेरिएशन क्यों महत्वपूर्ण है, यही बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। भाई चलिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल या गति की दिशा को दर्शाता है। देखिए करेक्ट आंसर होगा अंगूठा, थंब, याद रखना। अगला, 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर। ठीक है, देखो 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, 10 मिनट तक प्रचलित होता है, तो उत्पन्न उष्मा कितनी होगी। ठीक है, तो बेसिकली आसानी से निकल जाएगा। तो साथियों निकालिए, देखो इसका फॉर्मूला जो है ना, उत्पन्न उष्मा को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साथियों, एक तो आपका v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। ठीक है, तो v स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर यानी 220 इंटू 220 हम कह सकते हैं। r का मान कितना है, तो 20 दे के रखा है, 20 ओम। ठीक है, इंटू टाइम कितना है साथियों, टाइम कितना लग रहा है भाई, तो टाइम लग रहा है 10 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो देखो, एक जीरो कट जाएगा, 2 से 11 बार में कटेगा, और ओवरऑल इसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा साथियों, देखिएगा 14,52,000 जूल, जिसको हम कह सकते हैं 1.52 10 का पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर
डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल है साथियों, वैद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसका प्रयुक्त किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए एनोड में किसका प्रयोग करते हैं? तो अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है? तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए कि जल में हाइड्रोजन, देखो जल में एक सेकंड, यहाँ पर ये स्टेटमेंट वाला सवाल है। देखो स्टेटमेंट ए में आपको दे के रखा है कि जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 में होता है, बिल्कुल सही है ये। बी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा द्रव्यमान के अनुसार 3:8 में होता है, ये भी सही है। सी में लिखा है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा द्रव्यमान 14:1 में, ये गलत है। तो ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देती है? तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। ठीक है, जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव क्या बनता है? तो हाइड्रोकार्बन को जब भी वायु की उपस्थिति में जलाओगे तो सदैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? तो याद रखना अधीम आयाम होती है उसमें। ठीक है, तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? तो उसमें आयाम अधिक होता है। एक व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाती है, वह व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। गति के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा नियम इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? तो याद रखना करेक्ट आएगा गति का पहला नियम, जिसको न्यूटन का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? बताइए इनमें से कौन सा नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों पुरस्थ ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने का उदाहरण है? तो करेक्ट आएगा इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग करेक्ट आंसर होगा। प्रकीर्णन के दौरान स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है बेसिकली, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? तो सूत्र इकाई देखिए एक आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। अगला है, जब किसी पिंड का वेग बढ़ाकर, देखिए जब किसी पिंड का वेग बढ़कर अपने मूल मान से दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी पिंड का वेग बढ़कर अपने मूल मान से दोगुना हो जाता है ना, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मूल मान का 4 गुना हो जाता है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार परिवर्तनशील होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है न्यूक्लियन, परमाणु में पाए जाने वाले अपारमाणविक कण होते हैं, इनमें क्या शामिल होता है? तो न्यूक्लियन में क्या शामिल होता है बेसिकली यही बताना है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है, कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होता है? तो पार्थेनियम को, पार्थेनियम राइट आंसर होगा। एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तैराक को आगे की ओर धकेलने वाला प्रतिक्रिया बल जो है वो किस प्रकार होता है? तो ये देखिए करेक्ट होगा, पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है भाई, ऑप्शन नंबर बी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसमें यहाँ लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है? तो बताइए कोशिका के संरचनात्मक संगठन का भाग इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो हृदय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकती है? तो इनमें से कौन सा पादप का जड़ है जो नए पादप को जन्म दे सकती है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा शकरकंद, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक समीकरण दे के रखा है, असंतुलित अभिक्रिया है, इसको संतुलित करना है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए में, ए जब यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 रखोगे, यहाँ पर 7 रखोगे, यहाँ 4 रखोगे और यहाँ 6 रखोगे ना, तो बेसिकली देखना तो ये संतुलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे आगामी शिफ्टों के लिए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और आज आपको कोई एक टॉपिक करवा देंगे शाम में या फिर हाँ शाम के टाइम, उसको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है,
आपको आज रैंकिंग करवा देंगे साथियों, या कोई एक टॉपिक आपको करवा ही देंगे रात में, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेना। और या फिर आपको जो है ना एक और करंट अफेयर्स का क्लास मिल जाएगा रात में, उसको भी आपको देख ही लेना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।